हेलो दोस्तों, जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं शुभम गुप्ता। और दोस्तों, आज हम लोग यहां पर ये डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ये जो आईबीपीएस एसओ सन 2020 सन 2021 की जो आपकी ड्रीम जॉब है ना, ये आप किस तरह से यहां पर इजीली ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई 2021 में मेरी जॉब लगनी चाहिए और मैं बढ़िया, मतलब मेरी ऐसी हालत हो जाए कि मैं सिर्फ और सिर्फ पैसों के साथ में खेलूं। मेरी एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन मुझे मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी ये जो गवर्नमेंट जॉब है और ये जो आपका ड्रीम है ना, ये सिर्फ 2 कदम की दूरी पर है। पहला कदम यहां पर ये होगा कि आप जो है तो जो स्ट्रेटजी और जो चीजें हम आपको बता रहे हैं आप उसको फॉलो करें। ठीक है ना, और उस आपका दूसरा स्टेप क्या होगा कि भाई हमारी सारी की सारी बातों को आप अप्लाई करें कहां, अपने पेपर में। डेफिनेट आपका सिलेक्शन यहां पर हो जाएगा। आज जिन पर्टिकुलर चीजों को मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं ना दोस्तों, क्योंकि आज मैं यहां पे डिस्कस करूंगा क्या कि भाई प्रीवियस ईयर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा जो इस बार भी डेफिनेटली आएंगे। इनसे आना ही आना है क्वेश्चन, ठीक है ना। और चूंकि इनसे क्वेश्चन भी आना है, तो भाई इनके ऊपर जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो भी मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। और आज जिस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं यहां पर डिस्कस करूंगा ना, वो हमारे पास होंगे पैरा जंबल्स। इस लायक मैं आपको बना दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद में कि भाई जो पैरा जंबल के 5 क्वेश्चन आते हैं ना, आप लेस देन 1 मिनट में उनको पेपर में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए, दूसरी बात यहां पे सुने। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल से खुद को नहीं जोड़ा है, तो दोस्तों फटाफट से आप अपने आपको मेरे इस टेलीग्राम जो आप इस पर्टिकुलर चैनल से खुद को फटाफट से जोड़ लीजिए। यहां पर आपको 4 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि भाई बैंकिंग एग्जाम में वोकेबलरी का बहुत बड़ा रोल होता है। और अब तो एंटोनिम सिनोनिम छोड़ करके इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आने लग गए हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड्स भी पेपर में आने लग गए हैं। तो इन सभी के ऊपर रोज हम एक पीडीएफ भेजते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम रिलेवेंट होती है टोटली। ये पहला फायदा हो गया। दूसरा फायदा यहां पर ये हो गया कि भाई जो भी आपके डाउट्स या जो कोई क्वेरीज हैं, वो भी आप मुझे इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। तीसरा फायदा यहां पर यह होगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कुछ रेलेवेंट वीडियोस में डालूं, तो वो भी मैं यहां पर डालूंगा। चौथा यहां पर फायदा यह है कि भाई एग्जाम रिलेवेंट जो हमारे अपकमिंग सेशंस हैं या जो कुछ ऐसे सेशंस हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब पर हम दे चुके हैं, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर टाइमली मिलती रहेगी। तो ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है। ठीक है ना, ये पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल और हमारा ये पर्टिकुलर यूट्यूब का चैनल वन स्टॉप सोल्यूशन है, क्योंकि हम ना यहां की बात करते हैं ना वहां की बात करते हैं। एग्जाम रिलेवेंट ही हम लोग चीजें यहां पर आपके सामने लेकर के आते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगर मैं यहां पर ये देखूं कि भाई पिछले साल का अगर मैं एनालिसिस करूं, तो अगर मैं आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल या मार्केटिंग ऑफिसर की मैं बात करूं, तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज में सभी को पता है कि 50 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के होते हैं, 40 मिनट मिलते हैं। मतलब 40 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है ना, पेपर का लेवल मॉडरेट होता है। लेकिन चूंकि धीरे धीरे आप सभी को पता है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो वो लोगों को फिल्टर करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, फिल्टर क्रिएट करने के लिए पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर थोड़ा सा हमको क्या करना है, धीरे धीरे और स्ट्रेटेजिकली अपना जो कदम है ना उसको बढ़ाते हुए चलना है। सेम यहां पर क्या हुआ कि भाई लॉ ऑफिसर में भी और राजभाषा अधिकारी में भी ऐसा ही है। क्या कि भाई 50 क्वेश्चन है, 25 नंबर के, 40 मिनट दिए गए। तो ये हमारे पास टोटल इसका सिनेरियो है। अब दोस्तों बात सबसे बड़ी यहां पर क्या आती है, प्री की अगर मैं यहां पर बात करूं, तो पिछले साल का एनालिसिस ये कहता है कि भाई इंग्लिश के सब्जेक्ट में ना, अगर आपने 35 से 38, 35 to 38 क्वेश्चन आपने सही से करे हैं, तो आपका सिलेक्शन तो डेफिनेट है। ठीक है ना। और आज देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा यहां पर टाइम जो है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्योंकि आपके पास 40 आपको मिनट मिलेंगे और 50 आपके पास क्वेश्चन रहेंगे। तो करीब 35 to 38 क्वेश्चन आपको इस बार भी सही करने पड़ेंगे, ये हमारी एनालिसिस कहती है। और इस चीज को आगे बढ़ने के लिए स्ट्रेटेजिकली मूव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज हम लोग यहां पर बढ़ते हैं कि पैरा जंबल इस बार भी आना ही आना है। और आज का जो पैराजंबल का सेशन होगा, वो ना सिर्फ पैरा जंबल में आपको हेल्प करेगा, बल्कि जो 8 से 10 नंबर की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगी ना, उसमें भी हेल्प करेगा, क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करेगा। और इतना ही नहीं, जो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आजकल आने लग गए ना, उसमें भी आपको जरूर हेल्प करेगा। चले दोस्तों, कुछ बातें ऐसी हैं यहां पर जो पैरा जंबल्स को सॉल्व करने से पहले जरूरी है। आशा करता हूं कि आप सभी को आती होंगी। जस्ट एक सिंपल सा रिकैप है, बहुत ही जल्दी। दोस्तों क्या होता है ना, कोई सा भी जो सेंटेंस इंग्लिश में होता है, क्योंकि इंग्लिश अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स को लेकर के काफी ज्यादा रिजिड है।
काफी सारे यूट्यूब चैनल्स पर आपने देखा होगा कि भाई 1 मिनट में सॉल्व करें इस ट्रिक के साथ में, 2 मिनट में सॉल्व करें इस ट्रिक के साथ में। नो डाउट 1 या 2 मिनट के अंदर पैराजंबल जरूर सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं ट्रिक्स प्रोवाइड करी जाती हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत हैं, वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन ट्रिक्स के माध्यम से आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही बना सकते हो। आप सारे क्वेश्चन ट्रिक से नहीं बना सकते। जो पर्टिकुलर ट्रिक है वो उसी पर्टिकुलर सवाल के लिए होगी ना, हर पर्टिकुलर सवाल के लिए तो एक ही ट्रिक काम नहीं करेगी। तो ये सारी की सारी बातें। तो दोस्तों देखिए, कोई पर्टिकुलर सेंटेंस होता है ना, इसलिए समझना जरूरी है कि भाई किसी पर्टिकुलर जो हमारे पास टॉपिक है या कोई क्वेश्चन है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अब यहां पे देखें भाई, कोई सा भी सेंटेंस जब आपके पास होता है ना, तो उस सेंटेंस का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है जो इंग्लिश इसको फॉलो करती है। अच्छा, हमको ये भी पता है कि भाई जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में हम लोग क्या लिखते हैं, प्रेडिकेट लिखते हैं। प्रेडिकेट में क्या होता है, प्रेडिकेट में दो चीजें होती हैं, एक वर्ब होता है और एक हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि भाई अगर आपको किसी पर्टिकुलर वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई मिले तो उसको क्या बोलते हैं, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। दोस्तों देखिए, इन पर्टिकुलर चीजों के साथ में मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। यही नहीं, आप अपने पेपर में 99% जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स से ही इंग्लिश के आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों ये जो इंग्लिश के जो फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ जो छोटी छोटी सी बातें हैं, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं, जो इस पे हम लोग ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों यहां पर है क्या ना, कि इंग्लिश के फंडामेंटल्स को लेकर के मेरा यकीन मानिए कि इंग्लिश के फंडामेंटल्स अगर आपने सही ढंग से पढ़े हैं तो इंग्लिश के प्रति जो आपका नजरिया है वो टोटली बदल जाएगा, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। दोस्तों इंग्लिश के फंडामेंटल्स को बेसिकली समझने के लिए नाउन या प्रोनाउन नहीं, वो तो एक हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन है जो हर कोई बताता है। जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उस पे बेस दोस्तों मैंने ना एक फंडामेंटल्स का वीडियो कोर्स बनाया है। इसकी कॉस्ट हमारे पास 149 रुपीज है। और नीचे अगर आप यहां पे देखोगे तो दोस्तों लिंक नीचे आपके पास डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 24 इसमें आपके पास वीडियोस आपको मिलेंगे, शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन के यहां पर ये बेसिकली वीडियोस हैं और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में इसको बनाया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम रेलेवेंट आपके पास इंफॉर्मेशन आपको देगा। तो आप इसको यहां पर परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और अभी आपके पास इतना समय है कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो कोर्स को परचेज करने के बाद में, उसको देखने के बाद में, एक एक दो दो वीडियो भी अगर आप रोज देखोगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव आपको चीजें नजर आएंगी। और इतना ही नहीं, आपकी अगर एफिशिएंसी इंग्लिश में 40 है ना, तो मेरा यहां पर आपके साथ एक पर्टिकुलर बात की गारंटी है कि आपकी एफिशिएंसी 40 से 80 होने में समय नहीं लगेगा। चले दोस्तों, फिर कुछ बेसिक पॉइंट्स हमारे पास यहां पर आते हैं कि कोई भी आपके पास जो सब्जेक्ट होता है किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में या किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ में, तो सब्जेक्ट क्या होता है, वो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, सभी को पता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, जो लिखने वाला होता है, जो ऑथर होता है किसी पर्टिकुलर, कोई अगर आप आर्टिकल बेसिकली लिख रहे हैं या उसका कोई एडिटर वगैरह है, तो जब कभी भी वो किसी सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, तो डिस्क्रिप्शन लिखने के हमारे पास बेसिकली 3 तरीके होते हैं। या तो वो सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन एडजेक्टिव से देगा, अगर एडजेक्टिव से देगा तो उसको नाउन के पहले लिखना है। अगर वो फ्रेज से किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है ना, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो फ्रेज हमारे पास होती है ना, वो फ्रेज एक्चुअली में नॉन फाइनाइट वर्ब का हिस्सा होती है। कई बार किसका हिस्सा होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब का। तो उसको भी हम लोग सब्जेक्ट के पहले ही लिखते हैं। ये सब चीजें बहुत हेल्प करेंगी आपको। और कुछ हमारे पास क्लॉजेज होते हैं जिनका यूज किया जाता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने में, ठीक है ना। और यदि अगर वो आपके पास जो क्लॉज हैं, अगर वो रिलेटिव क्लॉज होते हैं, तो उनको हमको क्या करना होता है, सब्जेक्ट के बाद में हमको उनको लिखना होता है। दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब क्या हो गया, रिलेटिव क्लॉज क्या हो गया, इन सब चीजों में घबराने की आपको जरूरत नहीं है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, नीचे लिंक वहां पर गिवन है, सभी चीजों को बेहतरीन तरीके से हमने यहां पर समझाया हुआ। चलिए, अब एक बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। दोस्तों क्या होता है, पैरा जंबल में आपको एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। अगर जब आप किसी पर्टिकुलर पैराजंबल को पढ़ेंगे, तब आपको हर पर्टिकुलर, क्योंकि पैराजंबल में क्या होगा, सेंटेंस को ब्रेक कर दिया जाएगा या किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को ब्रेक कर दिया जाएगा, तो आपको हर पर्टिकुलर सेंटेंस, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को मान के चलिए ए, बी, सी और डी 4 भागों में ब्रेक कर दिया है, तो आपको यहां पर हर सेंटेंस को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनालिसिस किस तरह से करेंगे ये मैं अभी आपको देखो यहां पे सिखाता हूं। एक बात हमेशा ध्यान रखें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। क्या होता है कि दोस्तों, अगर मैं बोलता हूं कि अगर मुझे यहां पे लिखना है, अगर मैंने यहां पे लिखा द मैन, मैंने यहां पर क्या लिखा, द मैन, तो मैन के पहले देखो आप यहां पर मैंने द आर्टिकल का यूज किया है। मैंने यहां पर क्या किया, द आर्टिकल का यूज किया है। तो आप यहां पे देखें, एक लाइन मैंने यहां पे लिखी है कि भाई द आर्टिकल तब लिखना जब नाउन पहले से लिख चुके हो। कहने का मतलब,
आपने मैन के लिए क्या इस्तेमाल किया? द आर्टिकल का इस्तेमाल किया। भाई द आर्टिकल का इस्तेमाल नो डाउट किसी ना किसी नाउन के लिए आप इस्तेमाल तो करोगे ही, लेकिन द आर्टिकल का इस्तेमाल आप तब करोगे जब उस पर्टिकुलर नाउन के बारे में आप पहले से बता चुके हो। मतलब जब तक आपने मैन के बारे में नहीं बताया है, पहले आप बता दो कि भाई वो आदमी कौन है, उसके बाद में आप द आर्टिकल का इस्तेमाल करें। ठीक है ना दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें आपको हमारे वीडियोस में मिल जाएंगी, इसमें सब मैंने बताया हुआ है। ठीक है ना, तो द आर्टिकल का इस्तेमाल तभी करते हैं किसी पर्टिकुलर नाउन के साथ में जब आप उस नाउन के बारे में पहले से बता चुके हो। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि होता क्या है ना, जो द आर्टिकल होता है ना, द आर्टिकल का जो मतलब होता है, द का मतलब होता है दैट। द का मतलब क्या होता है? दैट। तो भाई दैट हम किसी चीज के लिए कभी इस्तेमाल कर पाएंगे, दैट हम किसी चीज के लिए तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब उसके बारे में पहले से बता चुके हो। चलिए नेक्स्ट यहां पर आगे बढ़िए। भाई ग्रामर में अभी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप अगले 10 से 15 दिनों में पढ़ सकते हैं अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, इंग्लिश के सेक्शन को इंप्रूव करने के लिए, या पैराजम्बल्स में अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। एक तो भाई देखिए प्रोनाउंस की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जिसमें रिलेटिव प्रोनाउंस के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए। ये सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। कंजंक्शंस का आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है ना, इसके बाद जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, डिटर्मिनेंट्स मतलब नाउन के पहले जिनको लगाया जाता है, जैसे अदर हो गया, अनदर हो गया, दैट हो गया, द हो गया, इनकी भी आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एडवर्ब्स की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, प्लेस हो गया, टाइम हो गया, या रीजन हो गया। इसकी जरूरत यहाँ पर किस तरह से पड़ेगी दोस्तों? क्या होता है, जो एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ रीजन जो होते हैं, ये जनरली क्या होता है ना, ये सेंटेंस के आखिरी में लिखे जाते हैं। ठीक है ना। अब कैसे पहचाने कि कौन सी चीज एडवर्ब ऑफ मैनर है, प्लेस है, टाइम है, या रीजन है? दोस्तों बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, इसका सोल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द देता हूं। इसके बाद प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का बहुत ज्यादा आपको यहां पर यूज पड़ेगा। ठीक है ना। तो दोस्तों क्या है कि इन सभी चीजों का आपको बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा, पैराजंबल्स हो या आपके इंग्लिश के सेक्शन में, या ग्रामर के टूल्स हैं जो आपको यहां पर आने चाहिए। चले दोस्तों, अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं ना, अब बात आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। पैराजंबल्स का मुख्य जो हमारे पास आधार था आज के वीडियो का, वो ये यहां पर आपके सामने रहा। किसी ट्रिक की कोई जरूरत नहीं, हमको सिर्फ इंग्लिश का सिस्टम समझना है, क्योंकि इंग्लिश एक जेंटलमैन लैंग्वेज है और ये सिस्टमैटिकली मूव करती है। दोस्तों मान के चलिए कोई टेक्स्ट या कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, कोई टेक्स्ट या कोई पैराग्राफ वहां पे लिखा हुआ है। जैसे मान के चलिए मैंने कोई टेक्स्ट या कोई पैराग्राफ मैंने यहां पे लिखा, और वो पर्टिकुलर टेक्स्ट या जो हमारे पास पैराग्राफ है, ठीक है ना, ये हमारे पास डीमोनेटाइजेशन के ऊपर लिखा हुआ है। किसके ऊपर लिखा है? डीमोनेटाइजेशन के ऊपर। अब यहां पर मान के चलिए कि भाई डीमोनेटाइजेशन के लिए के ऊपर कोई एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब ये पैराग्राफ लिखा कैसे गया होगा? भाई कुछ ना कुछ तो कला होगी, लिखना एक आर्ट होती है ना। तो डीमोनेटाइजेशन के ऊपर ये जो पैराग्राफ लिखा गया होगा, वो किस तरह से यहां पर लिखा गया होगा? दोस्तों सबसे पहले क्या होता है ना, किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ को, मैं क्यों पैराग्राफ यहां पर बोल रहा हूं भाई, पैराजंबल क्या है, एक कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ है, ठीक है ना, उसको हमने यहां पर ब्रेक किया और उसके जो बेसिकली सेंटेंसेस हुए हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और यहां पर बेसिकली क्या हो गया, डी हो गया। इसको हमने क्या कर दिया, जंबल्ड फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है ना, यही तो हमारे पास पैराजंबल है। तो एक्चुअली में है तो वो पैराग्राफ ही। तो किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट या पैराग्राफ को जब हम लोग लिखते हैं, तो उसको लिखने की कला होती है। पहले क्या होता है, पहले जिस चीज के बारे में उसको लिखा जाता है, या तो जो उसका मेन आइडिया होता है, या तो जो उसका पॉइंट होता है, उसको लिखा जाता है। जैसे मान के चलिए कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ डीमोनेटाइजेशन के ऊपर लिखा जा रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, उस पैराग्राफ में उस मेन आइडिया या उस पर्टिकुलर पॉइंट को, यहां पर हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा, डीमोनेटाइजेशन। ठीक है ना, इसको वहां पर लिख दिया जाएगा। ठीक है ना। अब मान के चलिए किसी ने आपसे कहा कि भाई डीमोनेटाइजेशन जो हुआ ना, वो बिल्कुल सही नहीं हुआ था। हो सकता किसी किसी के नजरिए में वो बिल्कुल सही भी हुआ हो, सबके अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। ठीक है ना। तो मान के चलिए किसी ऑथर ने ऐसा लिखा कि भाई डीमोनेटाइजेशन जो हुआ ना, वो बिल्कुल सही नहीं हुआ था। ये उसने पहला पॉइंट यहां पर पैराग्राफ का लिख दिया कि भाई जो डीमोनेटाइजेशन था ना, वो सही नहीं हुआ था। सबके अपने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, किसी भी पॉइंट को लिखने के बाद या तो उसके डिटेल्स दिए जाते हैं या उसका रीजन दिया जाता है। रीजन बेसिकली क्यों दिया जाता है, मान के चलिए उसने कहा कि भाई ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है ना, ये बेसिकली एक पॉइंट था, ये बिल्कुल सही नहीं हुआ था। फिर अपनी बात को कि भाई ये सही नहीं हुआ था, इसको बेसिकली बताने के लिए वो यहां पर एक रीजन देगा। क्या देगा? या तो रीजन देगा, या बेसिकली इसके बारे में वो यहां पर क्या देगा, डिटेल्स देगा। रीजन क्यों देगा? वो इसलिए देता है क्योंकि भाई डिमोनेटाइजेशन सही नहीं हुआ, इसी वजह से रीजन वहां पे दिया जाता है। देन अपनी
जो बेसिकली रीजन उसने दिया है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए या तो फैक्ट वहां पे वो बेसिकली देगा, या तो कोई एग्जाम्पल वहां पर देगा, या तो वहां पर वो कोई ना कोई स्टोरीज लिखेगा। तो इसको मैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ई। ई का मतलब यहाँ पर फैक्ट भी है, एग्जाम्पल्स भी और स्टोरीज भी है। ठीक है ना, ये एक्चुअली इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो मेरा पॉइंट है जिसको मैंने उठाया है उसको मैं यहाँ पर सपोर्ट कर सकूं। लास्ट जो मेरे पास किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ का दोस्तों हिस्सा होता है ना, वो हमारे पास आता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंक्लूडिंग पॉइंट। लास्ट में हमारे पास क्या आता है? लास्ट में हमारे पास आता है कंक्लूडिंग पॉइंट, मतलब अपनी बात कहकर वो क्या करेगा, यहां पर कंक्लूड करेगा। तो ये जो हमारे पास कोई भी पैराग्राफ होता है उसको लिखने की कला होती है। इस पर्टिकुलर कला को दोस्तों मैं यहां पर बोलता हूं प्रेप, PRE+P। सबसे पहले पॉइंट बताया जाएगा, फिर जो पॉइंट उठाया है उसके बारे में रीजन या डिटेल दिए जाएंगे, देन अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए फैक्ट्स, एग्जांपल या स्टोरीज वगैरह दी जाएंगी, देन वो यहां पर क्या करेगा, कंक्लूडिंग पॉइंट वो यहां पर दे देगा। बात दोस्तों यहां पर आपको समझ में आ रही है? PREP, पॉइंट, रीजन, एग्जाम्पल और देन कंक्लूडिंग पॉइंट। तो इन्हीं पर्टिकुलर चीजों के बेसिस पर दोस्तों हमको यहां पर आज आगे बढ़ना है, और आप ये देखिए कि कितने आसानी के साथ में इसी पर्टिकुलर चीज के माध्यम से आप अपना पैराजमला क्वेश्चन लेस देन 1 मिनट में यहां पर सॉल्व कर सकते हो। देखें यहां पर दोस्तों, जो आपके पास पिछले साल आपके पास ये जो हमारे पास सवाल आया भाई, वो सवाल ये आया, उसके डायरेक्शंस में यहां पर पढ़ देता हूं कि गिवन बिलो आर 6 स्टेटमेंट्स A B C D E and F which when arranged in correct order form a coherent and meaningful paragraph. The sentence D is fixed and would fit in the fourth position. Rearrange the other statements in a proper sequence to form a meaningful paragraph. Then answer the questions that follow. दोस्तों वो यहां पर ये बोल रहा है कि कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ रहा होगा, उसका A B C D E और F, ठीक है ना, इसके उसने 6 हिस्से किए हैं, और वो यहां पर ये बोल रहा है कि भाई जो डी वाला आपके पास बेसिकली ये जो पॉइंट है ना, ये जो स्टेटमेंट जिसको आप बोल सकते हो, ये यहां पर फिक्स है, और वो ये बोल रहा है कि ये इसका चौथा स्टेटमेंट है। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 आपके पास स्टेटमेंट है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में। इसमें से फोर्थ वाला यहां पर डी है, और इसको उसने यहां पर कर दिया है फिक्स। आपको ये बताना है कि भाई पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा, पांचवा और छठवां यहां पर कौन सा होने वाला है। अब आप देखिए इसको करने का तरीका। देखो दोस्तों, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है जो एज इट इज मैंने यहां पे रखा है, जो प्रीवियस ईयर में आया। डी वाले को मैंने अलग से यहां पर हाईलाइट करके रखा है। ठीक है ना, हाईलाइट इसलिए कर दिया ताकि आप यहां पर कंफ्यूज ना हो, और क्योंकि यहां पर फिक्स है। ठीक है ना, तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। मुझे पहला वाला पता करना है कौन सा होगा, दूसरा वाला पता करना है, तीसरा वाला करना है, चौथा वाला मेरे पास डी है जो कि बेसिकली फिक्स है। मुझे पांचवा पता करना है, मुझे छठवां भी क्वेश्चन यहां, सॉरी, स्टेटमेंट पता करना है कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठवां यहां पर कौन सा होगा। ये एक नया तरीका पैराजंबल का हो गया कि भाई वहां पर फिक्स करने लगे कि भाई ये वाला स्टेटमेंट यहां पर फिक्स हो गया, बाकी सारे आप यहां पर अरेंज करिए। 5 क्वेश्चन आए, ठीक है ना, आपके पास 5 क्वेश्चन है, और फटाफट से क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब सुनिए अप्रोच क्या होनी चाहिए दोस्तों। जब कभी भी पैराजंबल आपके पास आएगा तो सबसे पहले आप यहां पर क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप यहां पर करेंगे पैराजंबल की स्किमिंग। स्किमिंग मतलब क्या होता है दोस्तों? स्किमिंग मतलब होता है कि आप यहां पर क्विक रीडिंग कर लीजिए। क्या कर लीजिए? क्विक रीडिंग आप यहां पर कर लीजिए। क्विक रीडिंग करने के बाद में आपको ना इस पर्टिकुलर पैराजंबल का मेन आइडिया पता लग जाएगा। मेन आइडिया करने का मतलब क्या होता है, पता करने का मतलब क्या होता है, आपको यह पता लग जाएगा कि भाई ये जो पैराजंबल है ये है किस बारे में। ठीक है ना, फिर आपको कुछ भी यहां पर नहीं करना है। मेन आइडिया आपको यहां पर जैसे पता लग गया कि भाई ये जो पर्टिकुलर पैराजंबल है ये इस चीज के बारे में यहां पर फोकस कर रहा है। ठीक है ना, अब आपको यहां पर क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आप यहां पर क्या करेंगे, क्विक आप इसकी यहां पर रीडिंग कर लेंगे, जिसको मैं यहां पर रीड कर रहा हूं। मेरा स्टेप जो मैं बता रहा हूं बहुत धीरे धीरे से और बहुत आराम आराम से फॉलो करें। मैंने तो इसको पढ़ा हुआ है, एक बार फटाफट से मैं इसको आपके लिए पढ़ देता हूं। ए वाला यहां पे लिखा है, while an inquiry is being conducted it is suspected that the deaths may have occurred due to infighting and disease according to reports। ये infighting का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो यहां पर मान के चलिए किसी पर्टिकुलर कंपनी में कोई, आपके पास एक कंपनी है, जो कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज है ना वो आपस में लड़ रहे हैं। जब कोई आपके पास कोई कंपनी होती है, जो कोई ग्रुप होता है, अगर उसमें कुछ 1 से 2 एम्प्लॉइज है, 1 से 2 लोग आपस में ही लड़े, और लड़ते क्यों है? बेसिकली मतलब खुद को सुपीरियर बनाने के लिए, या खुद की पोजीशन कंपनी में किसी पर्टिकुलर
पर्टिकुलर जो आपके पास ग्रुप है उसमें अच्छी या बेहतर करने के लिए वहां पर जो ये आपके पास बेसिकली प्रोसेस होता है ना, उसको इन फाइटिंग बोलते हैं। कोई कंपनी है या कोई ग्रुप है, वहां पर एक से दो एम्प्लॉइज क्या कर रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, क्यों? या एक दूसरे का बुरा कर रहे हैं, क्यों? खुद को उस पर्टिकुलर कंपनी या उस पर्टिकुलर ग्रुप में एक बेहतर पोजीशन पे लाने के लिए उसको इन फाइटिंग बोलते हैं। इफ वी डू नॉट चेक अवर मिस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मोर एंड मोर सच एपेलिंग न्यूज। एपेलिंग का मतलब क्या हो गया? सैड हो गया। यहां पर जो एपेलिंग लिखा है ना, एपेलिंग का बेसिकली मतलब क्या हो गया? सैड हो गया। विल कीप सरफेसिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। सील यहां पे लिखा है, अर्लियर दिस वीक गुजरात ट्रेजर्ड वाइल्ड लाइफ रिजर्व सफर्ड अ शॉकिंग जोल्ट इन द फॉर्म ऑफ मास लायन डेथ्स। ठीक है ना? डी वाला यहां पे लिखा है, वाइल सब हैव presumably died in fights, others including three lion cubs are suspected to have contracted a fatal illness. E यहां पे लिखा है, in fighting in the wild mostly occurs when natural resources are scarce and animals encroach upon each other's territories for basic necessities. F यहां पे लिखा है, 11 lion carcasses were reportedly found in the east division of Gay Forest, and the deaths have presumably taken place within 10 days as stated by East Gay's deputy conservator of forest P पुरुषोत्तम। अब आप यहां पर देखो कि एक यहां पर एक टर्म लिखा है एफ वाले में, वो यहां पर लिखा है कैरकेसेस। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि कोई पर्टिकुलर, जैसे मान के चलिए कोई एक डेड बॉडी है, मतलब ऐसे मान के चलिए कोई एक जानवर है, वो मर गया है और उसकी डेड बॉडी काफी लंबे समय से पड़ी है और वो डीकंपोज हो रही है, या कोई दूसरे जानवर वगैरह या कोई कौवा या कोई दूसरा पक्षी वगैरह उसको खा रहा है। ऐसे बेसिकली जो बॉडी वगैरह होती है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको अपन कैरकेसेस बोलते हैं। एक ऐसा कोई पर्टिकुलर डेड बॉडी है जिसको थोड़ा सा समय हो गया है, ठीक है ना, 8 या 10 दिन हो गए हैं, और जो वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गई है, और जो मतलब दूसरे जानवर हैं या कोई पक्षी वगैरह हैं वो उसको खा रहे हैं। इस तरह की बेसिकली जो हमारे पास बॉडीज होती है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको अपन कैरकेसेस वगैरह बोलते हैं। चलिए, अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा दोस्तों। इतना तो आपको यहां पर समझ में आ ही गया होगा कि इसका जो मेन आइडिया होगा भाई, वो ये होगा कि भाई जो गिर बेसिकली फॉरेस्ट है ना, वहां पर डेथ हुई है कुछ जानवरों की, ठीक है ना, और वहां पर क्या है, जो लायन है उसकी वहां पर बेसिकली कितने कैरकेसेस मिले हैं? वहां पर 11 बेसिकली वहां पर कैरकेसेस मिले हैं। तो उस जो जो यहां पर जानवरों की डेथ हुई है उसके रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा यहां पर आपके पास पैरा जंबल है। यही इसका यहां पर मेन आइडिया है। और फिर उसने यहां पर यह भी बताने का प्रयास किया है कि भाई ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, ठीक है ना, ये सब उसने बताने का यहां पर प्रयास किया है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, इसकी एक बार हमने स्किमिंग कर ली, क्विक हमने इसकी रीडिंग कर ली। दोस्तों ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है ना। प्रैक्टिस करनी किस तरह से या कहां हमने कराई है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इस वाले प्रॉब्लम को अभी यहां पर देखिए। तो दोस्तों यहां पर बात क्या है ना, स्किमिंग एक बार करने के बाद मेन आइडिया आपको समझ में आ गया कि भाई इसने बताया किस बारे में। दूसरा काम हमको क्या करना है ना, अब हमको काम ये करना है कि वन बाय वन हमको जो भी इसके स्टेटमेंट्स हैं उसको रीड करना है, और हमको यह देखना है कि भाई इसका पहला जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, पहला स्टेटमेंट इसका क्या होगा। ठीक है ना, वन बाय वन में यहां पर रीड करते हुए चल रहा हूं, आसानी आपको होगी बिल्कुल। देखिए यहां पे ए वाला यहां पे लिखा है, while एन इंक्वायरी इज बीइंग कंडक्टेड it is suspected that the deaths may have occurred due to infighting and disease according to reports। भाई यहां पे देखो, डेथ के पहले क्या लिखा है? डेथ के पहले यहां पे दा लिखा है। तो ये तो मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि द आर्टिकल आप किसी भी नाउन के पहले तभी लगाते हैं जब इस नाउन के बारे में आप ऑलरेडी बता चुके हो। तो ए तो मेरे पास पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता। बी वाला यहां पर आप देखें क्या लिखा है, इफ वी डोंट चेक आवर मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मोर एंड मोर सच एपेलिंग, एपेलिंग मतलब हो गया बैड हो गया या बुरा हो गया, न्यूज विल कीप सरफेसिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। कि अगर भाई हम अपना जो हम मिसयूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, अगर इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमको ऐसी न्यूज मिलती रहेगी कि भाई वहां पर इतने जानवर मर गए, वहां पर इतने लोगों की डेथ हो गई, इतने जानवरों की डेथ हो गई, ये सब चीजें हमको सुनने में आती रहेंगी। तो यहां पर अगर आप देखें, जब ये पूरा का पूरा आपने पढ़ा होगा, भाई कहीं ना कहीं वो यहां पर अपना क्या बताने का बेसिकली प्रयास कर रहा है, वो यहां पर कंक्लूजन बताने का प्रयास कर रहा है। किसको बताने का प्रयास कर रहा है? कंक्लूजन का। और अपन ने यहां पर देखा पी आर ई प्लस पी, मैंने आपको बताया था। तो जो कंक्लूडिंग आपके पास पॉइंट होता है ना, ये वाला पी क्या है? आपके पास कंक्लूडिंग पॉइंट है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होगा, ये आपके पास लास्ट स्टेटमेंट होता है।
ठीक है ना। तो भाई कंक्लूडिंग पॉइंट क्या होता है, कंक्लूडिंग पॉइंट आपके पास लास्ट वाला पॉइंट होता है, ठीक है ना। चलिए, अब तो यहां पर क्या हो गया कि भाई ये वाला जो मेरे पास सिक्स्थ वाला स्टेटमेंट है ना वो बी होगा, ये तो कोई भी नहीं छीन सकता। तो ये भी आप देखो, ये भी यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट तो बनेगा नहीं, ये भी हमारे पास डन हो गया, इसका काम ही हमने यहां पे खत्म कर दिया। सी वाला देखिए, अर्लियर दिस वीक, ठीक है ना, गुजरात ट्रेजर्ड वाइल्ड लाइफ रिजर्व सफर्ड अ शॉकिंग जोल्ट इन द फॉर्म ऑफ मास लायन डेथ्स। वो यहां पर ये बोल रहा है कि भाई अर्लियर दिस वीक, इस वीक में कुछ समय पहले क्या हुआ कि भाई गुजरात में जो वाइल्ड लाइफ बेसिकली थी उसको बहुत ज्यादा शॉक हुआ, क्योंकि यहां पर बेसिकली क्या हो गया, मास लायन डेथ्स, मतलब इकट्ठे जो शेर वगैरह है उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो ये यहां पर क्या है, क्योंकि यहां पर जो जानवर मरे हैं उनके बारे में ही इसका हमारे पास पूरा मेन आइडिया है। तो सी वाला हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट बन सकता है, डी तो फर्स्ट बनेगा नहीं। ई वाला देखिए, इन फाइटिंग इन वाइल्ड, इन द वाइल्ड सॉरी, अकर्स इन फाइटिंग इन द वाइल्ड mostly occurs when natural resources are scarce and animals encroach upon each other's territory for basic necessities। ये भी हमारे पास पहला स्टेटमेंट बन सकता है, क्योंकि यहां पर किसके बारे में बात हो रही है, इनफाइटिंग के बारे में हो रही है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, एफ वाले को यहां पर देखूं, 11 लायन carcasses were reportedly found in the east division of गिर forest and the deaths have presumably taken place within 10 days as stated by east गिर्स deputy conservator। भाई देखो, कैरकेसिस का मतलब मैंने आपको बेसिकली बताया था, कैरकेसिस तो तब बनेंगे, कैरकेसिस का मतलब क्या होता है कि भाई कोई इंसान या सॉरी या कोई पर्टिकुलर जानवर मर गया और उसको मरे हुए समय हो गया, फिर वो डिकम्पोज होने लगा, जो दूसरे जानवर हैं उसको खा रहे हैं। तो भाई पहले मरने तो दो, उसके बाद में वो आपके पास क्या होगा, डिकम्पोज होगा। पहले मरने की बात तो करो, पहले मरने की बात करो, बाद में डिकम्पोज होने की बात करना। बात यहां पर समझ में आ रही है। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं बन सकता। फर्स्ट स्टेटमेंट या तो आपके पास सी बनेगा या तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास ई बनेगा। सी और ई में से भी पहला स्टेटमेंट जो मेरे पास बनेगा ना दोस्तों, वो हो जाएगा सी। सी मेरे पास पहला स्टेटमेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि पैराग्राफ में सबसे पहले आप क्या लिखते हो, मेन आइडिया लिखते हो, पीछे हमने इस चीज को डिस्कशन किया है। यहां पर इनफाइटिंग के बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा, यहां पर इनफाइटिंग के बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा। इसका जो मेन आइडिया है ना, मेन आइडिया इसका यह है कि भाई जो डेथ हुई है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो सी हमारे पास यहां पर पहला स्टेटमेंट हो गया। अब सी में उसने यहां पर क्या बताया कि भाई गुजरात में जो है तो बहुत भयंकर धक्का लगा है वाइल्ड लाइफ को, और जो कि इतने सारे जो लायन है उनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। ठीक है ना, ये वाली यहां पर बात आ गई। अब आपने देखा होगा कि भाई जो अपन ने पी आर ई प्लस पी वाला जो कॉन्सेप्ट यहां पर डिस्कस किया था, ठीक है ना, तो सबसे पहले पॉइंट बता देगा, पॉइंट बताने के बाद में वो यहां पर क्या करेगा, रीजन देगा। क्या करेगा वो, यहां पे रीजन देगा। ठीक है ना, तो आप यहां पर ये देखो, रीजन देगा या उसके बारे में सॉरी, या उसके बारे में वो यहां पर बेसिकली क्या करेगा, रीजन देगा, या इसके बारे में वो यहां पर क्या देगा, डिटेल्स देगा। तो भाई अगर आप सी वाला पढ़ के देखोगे तो उसने यहां पर यह कहा है कि भाई गुजरात की जो बेसिकली वाइल्ड लाइफ है उसको शॉक हुआ। ठीक है ना, तो ये यहां पर हो गया पॉइंट, ये यहां पर क्या हो गया, पॉइंट हो गया। क्यों हुआ उसका रीजन उसने क्या दिया है, क्योंकि भाई काफी सारे ऐसे मतलब जो शेर वगैरह थे उनकी डेथ हो गई है, तो उसने रीजन भी यहीं पर दे दिया। तो पॉइंट और रीजन वो यहां पर एक पॉइंट में कंप्लीट हो गया। अब आप देखो उसके बाद में वो यहां पर क्या करता है, अपन ने देखा है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, वो यहां पर बेसिकली क्या करता है, डिटेल्स देने का भी प्रयास करता है। ठीक है ना, डिटेल्स देने का प्रयास करता है। तो जो उसके डिटेल्स हैं या जो उसके स्टैट्स हैं, जो उसके स्टैटिस्टिक्स वगैरह हैं, वो आपको कहां मिल रहे हैं, वो आपको यहां पर मिल रहे हैं एफ वाले पॉइंट में। ठीक है ना, तो ये इसके बाद यहां पर वो बेसिकली इसमें क्या कर रहा है, उसके डिटेल्स वो यहां पर दे रहा है। सी वाले में उसने पॉइंट को यहां पर उठा दिया है। चलिए, एफ वाले में क्या लिखा था कि भाई 11 11 के जो आपके पास सॉरी लायन है, उनके कर्कसेस बेसिकली क्या है, ये आपको यहां पर बेसिकली कहां मिले हैं, ईस्ट डिवीजन ऑफ गिर फॉरेस्ट में मिले हैं। और जो डेथ हुई है वो बेसिकली क्या बोल रहा है, पिछले 10 दिनों में ही इतनी सारी डेथ यहां पर हो चुकी है, जो कि गुजरात में जो गिर फॉरेस्ट है उसके डिप्यूटी कंजर्वेटर ने ऐसा कहा है। एफ वाला पॉइंट यहां पर ये हो गया। अब बहुत ध्यान से आप मेरी बात सुन लीजिएगा, इसके बाद आपके पास यहां पर क्या आना चाहिए दोस्तों। अगर आप ये देखेंगे कि उसने यहां पर ये कहा कि भाई देखो, हमारे पास जो है तो 11 हमको यहां पर कैकेसिस मिले हैं। ठीक है ना, और ये जो है वो यहां पर ये बोल रहा है कि ये जो बेसिकली कैकेसिस मिले हैं, इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई जो मोस्टली डेथ हुई है वो पिछले 10 दिनों में ही हुई है। अब इसके बाद का पॉइंट हमारे पास यहां पर क्या होना चाहिए दोस्तों, अगर आप यहां पर देखोगे, बहुत ध्यान से आप मेरी बात समझना।
बहुत ध्यान से। अगर आप ए वाला यहां पर पॉइंट देखें, ए वाले पॉइंट में क्या लिखा है, वाइल एन इंक्वायरी इज बीइंग कंडक्टेड इट इज सस्पेक्टेड दैट द डेथ्स मे हैव अकर्ड ड्यू टू इनफाइटिंग एंड डिसीज अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। वो यहां पर क्या बोल रहा है कि भाई जब इंक्वायरी बिठाई गई, तब वहां पर बेसिकली क्या पता किया कि भाई ऐसा सस्पेक्ट किया गया, ऐसा अंदेशा बेसिकली लगाया गया कि या तो ये इनफाइटिंग की वजह से हुई है, या उनको कोई ना कोई क्या हुई है, डिसीज हुई है। ठीक है ना। अब आप यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा है, वाइल एन इंक्वायरी, यहां पर क्या बिठाई गई है, एक इंक्वायरी बिठाई गई है। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब हमारे पास कुछ ना कुछ फैक्ट आ जाते हैं, इंक्वायरी उसके बाद में ही होती है। ठीक है ना। जैसे आप मान के चलिए सुशांत सिंह राजपूत का जो बेसिकली केस हुआ था, जब वहां पर लोगों ने ये बताया कि भाई फला फला कोई आदमी है सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो रहता था, वो ड्रग्स लेता था, ये सब लोग भी थे, वो भी बेसिकली क्या लेते थे, ड्रग्स लेते थे, और ये इसका क्या है, प्रूफ है। ठीक है ना। ये सब चीजें तो आप सभी को पता होगा। तो जब उन्होंने बता दिया कि भाई देखो एक कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट है, ये भी ड्रग्स लेता था, ये भी ड्रग्स लेता था, इसने इतना इतना ड्रग्स यहां पर मिला, या भारती सिंह का ही आप बेसिकली केस ले लीजिए। ठीक है ना। भारती सिंह का जो बेसिकली केस हुआ, वहां पर भी उसके घर में क्या मिला, ड्रग्स वगैरह वहां पर मिला। मिला कि नहीं मिला। तो पहले वहां पर क्या था, डिटेल्स मिल गए किसी चीज के बारे में कि देखो भाई वहां पे ड्रग्स मिले, उसके बाद ही तो इंक्वायरी बैठेगी। पहले डिटेल्स मिलेंगी, भाई देखो वहां पे इतना इतना ड्रग्स वहां पे मिला है, उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी स्टार्ट होगी। पहले हमारे पास प्रूफ होना चाहिए ना, इंक्वायरी तो उसके बाद में ही होगी। तो आप यहां पर ये देखो, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो डिटेल्स वगैरह हैं, वो एफ वाले में दिए जा चुके हैं, तो इंक्वायरी उसके बाद में ही बैठेगी। ठीक है ना। फिर वहां पे क्या लिखा, वाइल एन इंक्वायरी, तो इंक्वायरी तभी कंडक्ट होगी जब डिटेल्स मिल जाएंगे। तो एफ के बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वाला पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए क्या डी यहां पर सही आ रहा है। डी में यहां पर बेसिकली क्या लिखा है, वाइल सब सम हैव प्रिज्यूमेबली डाइड इन इनफाइट्स। ठीक है ना। फिर आप यहां पे देखें, others including 3 lion cubs are suspected to have contacted fatal illness। वो यहां पर ये बोल रहा है, अच्छा अब ए वाले के बाद में ही डी वाला आ सकता था। क्यों आ सकता था भाई, डी वाले में क्या बोल रहा है कि हाँ ऐसा मान के चलते हैं कि कुछ इनफाइट्स की वजह से बेसिकली क्या हो गए, मर गए। अदर्स जो हैं, जो दूसरे मरे हैं, जिसमें 3 बेसिकली क्या है, शेर के बच्चे भी हैं, आर सस्पेक्टेड टू हैव कॉन्ट्रैक्टेड अ फैटल इलनेस। ठीक है ना। तो भाई ए वाले में देखो, ए वाले में उसने इनफाइट्स के बारे में बता दिया है। ठीक है ना। ए वाले में उसने इनफाइट्स के बारे में बताया। ठीक है ना। जब इंक्वायरी बैठी, तब इंक्वायरी में पता लगा कि भाई इनफाइट्स की वजह से भी कुछ मरे हैं। ठीक है ना। फिर जो जो हमारे पास डी वाला पॉइंट है ना, इसमें वो ये बात बता रहा है कि हाँ भाई देखो कुछ इनफाइट्स की वजह से मरे हैं और कुछ डिसीज की वजह से भी मरे हैं। तो ए वाले में उसने इनफाइट्स के बारे में बताया। फिर उसने डी वाले में क्या करा, उसने बताया कि हाँ भाई देखो इनफाइट्स की वजह से मरे हैं ना। भाई इंक्वायरी होगी तभी तो पता लगेगा कि कितने इनफाइट्स की वजह से मर गए। ठीक है ना। चलिए, फिर हमारे पास सिर्फ एक ही बेसिकली वो ऑप्शन बच रहा है, वो हो जाएगा हमारे पास ई। तो आपके पास बेसिकली क्या सीक्वेंस बन गया, सी बन गया, एफ बन गया, ए बन गया, डी आएगा, ई आएगा, देन आपके पास यहां पर आ गया बी। दोस्तों हमने यहां पर क्या काम किया है, सबसे पहले हमने इसको स्किम कर लिया, क्विक रीडिंग इसका कर लिया, फिर हमने ये देखा कि भाई इसका पहला हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगा। पी आर ई पी वाला वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको ही आपको फॉलो करना है। भाई सबसे पहले पॉइंट आएगा, फिर देन रीजन उसका आएगा, फिर उसके बारे में वो डिटेल्स यहां पर देगा, जो डिटेल्स आपको एफ में मिल रहे थे। फिर बेसिकली क्या है, ए वाले पॉइंट में ऐसा लिखा था कि भाई इंक्वायरी होगी, या सॉरी इंक्वायरी वहां पर चली, तो इंक्वायरी तो तभी चलेगी जब कुछ ना कुछ फैक्ट आपके पास होंगे। तो वो ए वाले में आ गया, और ए वाले में इनफाइट्स के बारे में दिया गया है कि भाई देखो इंक्वायरी हुई तो पता लगा कि इनफाइट्स की वजह से भी या तो बेसिकली मरे हैं, या तो डिसीज की वजह से मरे हैं। फिर डी वाला जो था ना, वो ए का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि डी में ये बेसिकली लिखा है कि उसने अब क्या बताया कि भाई इनफाइट्स की वजह से मरे हैं। तो 3 जो आपके पास लायन के कब्स हैं, वो डिसीज की वजह से मरे हैं, बाकी इनफाइट्स की वजह से मरे हैं। तो जो डी वाला है वो ए वाले का कंटिन्यूएशन है, और जो बी वाला है वो कंक्लूडिंग पॉइंट था, उसको सबसे आखिरी में आना ही था। देन ई वाला आपके पास यहाँ पर पोर्शन आ गया। देखिए दोस्तों, मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूं, अगर, और हाँ ये बात को मैं जानता हूं कि हम सभी को दरकार है कि भाई हमारी जो ड्रीम जॉब है, बैंकिंग इंडस्ट्री जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ठीक है ना, इसमें आप सभी की जॉब होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस पर्टिकुलर बैंक
का एक अफसर अगर आप यहाँ पर बनना चाहते हैं, ऑफिसर आप यहाँ पर बनना चाहते हैं, तो बट नेचुरल सी बात है कि अभी जो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, एसओ तो है ही, एसबीआई भी आपके पास आ रहा है, फिर आपके पास दूसरे भी बैंक एग्जाम्स के आपके पास मेंस के एग्जाम आ रहे हैं। दोस्तों ये मौका हमको हाथ से गंवाने नहीं देना है कि किसी को भी नहीं पता कि व्हाट सीईटी विल ब्रिंग और कितना इसमें समय लगेगा, क्या-क्या चेंजेस होंगे। तो मेरा यहाँ पर ये मानना है कि ये आपका जो अटेम्प्ट है, ये बिल्कुल जोरदार अटेम्प्ट होना चाहिए, या इस पार या उस पार पूरी अपनी जान आप यहाँ पर लगा दीजिए। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यहां पर ये आती है, इंग्लिश को अगर आप खासकर देखेंगे तो ये एक एज साबित होता है, स्ट्रेटेजिकली मूव करना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों जितने भी आपके बैंकिंग एग्जाम्स हैं ना, जितने भी आपके बैंकिंग एग्जाम्स हैं जहां पर इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है, अगर आप एसबीआई में ही देखें तो एसबीआई के मेंस में आपको ना दोस्तों 90 नंबर की इंग्लिश यहां पर मिलने वाली है, 90 नंबर, जी हाँ दोस्तों। तो इन सभी चीजों के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, इंग्लिश एडवांटेज के नाम से कोर्स है दोस्तों, जो आपका एसबीआई, आईबीपीएस और ना सिर्फ इन दोनों के लिए, इंश्योरेंस एग्जाम के प्री और मेंस दोनों के लिए मोर देन सफिशिएंट और रेलेवेंट है। ठीक है ना, 35 आवर्स से ऊपर का इसमें कंटेंट है, असाइनमेंट और लेक्चर पीडीएफ भी है दोस्तों, सभी नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं इसमें, सभी के सभी। मीडियम हमने इसका बायलिंगुअल रखा है, 1000 से ऊपर दोस्तों क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, और करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि बैंक में वही आता है। डाउट क्लासेस भी आपको यहाँ पर दी जाएंगी। वैसे तो इसकी कॉस्ट है 1999, लेकिन अगर आप तरु 50 कोड का यूज करेंगे तो दोस्तों जेसी एकेडमी की जो हमारी वेबसाइट है www.jcacademy.in, वहां पर एक कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि आपका ऐसा कोई एग्जाम निकलता है तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी दोस्तों यहां पर बिल्कुल कराई जाएगी, और इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करें वो सारे के सारे एग्जाम रेलेवेंट है, और ये बहुत बड़ी बात है कि करंट अफेयर्स पे बेस्ड है सारे के सारे, कॉन्सेप्चुअल है, कोई रूल नहीं है, कोई भी रूल नहीं है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट पे बेसिकली वर्क करेंगे। जो हमने पैटर्न लिया है वो प्रीवियस एग्जाम में जो पैटर्न है उसको भी हमने यहाँ पर फॉलो किया है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे रखे हैं दोस्तों। मोड ऑफ डिफिकल्टी जो है ना वो इजी टू हाई है, छोटे छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक के क्वेश्चंस दोस्तों हमने यहाँ पे डिस्कस करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत दोस्तों यहाँ पर आती है, डाउट्स हैं कोई, आपके कोई क्वेरीज हैं, या टाइम टेबल मैनेजमेंट में कोई दिक्कत है, या स्ट्रेस बहुत ज्यादा एग्जाम को लेकर के, तो कोई भी दिक्कत वाली दोस्तों बात नहीं है। आप हमें कभी भी doubtsfirst@gmail.com पे आप मुझे मेल कर दीजिए, रेलेवेंट जितने भी डाउट्स होंगे वो बिल्कुल लिए जाएंगे। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें दोस्तों। एक बात और, कई बारी ये बात आती है कि भाई वोकैब किस तरह रिवाइज करें, या हमारे पास कुछ ऐसे इंग्लिश के टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हैं, उनके लिए हम लोगों को बेसिकली क्या करना चाहिए। तो दोस्तों रिवीजन किस तरह से करें, वो कैब कहाँ से पढ़ें कहाँ से ना पढ़ें, बहुत सारे डाउट्स हैं। तो वन स्टॉप सोल्यूशन जो है ना वो है हमारा ये यूट्यूब चैनल और मेरा ये पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल दोस्तों। इस पे सभी चीजों की इंफॉर्मेशन दी गई है, रिवाइज कैसे करें, कहाँ से करें, कैसे नहीं करें, कितना कितना पढ़ना है, और सभी जितने भी टफ टॉपिक्स होते हैं उन सभी के वीडियोस यहाँ पर दोस्तों डले हुए हैं। पैरा जंबल के भी कुछ प्रैक्टिस सेट्स हैं जो यहाँ पर अच्छे लेवल के प्रैक्टिस सेट हैं, वो भी यहाँ पर डले हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, न्यू पैटर्न, सभी क्वेश्चंस के वीडियोस यहाँ पे डले हुए हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस सेशन को शेयर करना ना भूलें। और देखें दोस्तों यहाँ पर, वी मेक दिस हैपन एवरी ईयर। जी हाँ दोस्तों, इस पिक्चर को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये पिक्चर अपने आप में बहुत कुछ यहाँ पर कह देती है। तो फटाफट से आज ही इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर।